ननद की 100-100। तेरे पापा ने बोला है अब लड़के देखेंगे तेरे लिए, तो बता कैसा लड़का चाहिए तुझे? कैसा क्या सुषमा, ऐसा लड़का ढूंढना जो अकेला रहता हो। बिजनेस वाला तो ढूंढना ही मत। जॉब वाले लड़कों का ना सही रहता है, अपनी बीवी को अपने साथ अपने शहर ले जाते हैं। होली दिवाली में ससुराल आओ, 2 दिन ससुराल वालों के सामने नियम कायदे से रहो, फिर पति के साथ चल जाओ। कुछ भी पहनो, कोई बोलने वाला नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा कि 3 वक्त का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। 2 लोग हैं, एक बार सुबह खाना बना दो, तीनों टाइम वही पति को खिला दो। जब मर्जी सोना, जब मर्जी उठना। वहीं घर में अगर सास ससुर रहेंगे तो हर वक्त अलग अलग खाना बनाना ही पड़ेगा। वो तो जीजाजी आपको खुले दिमाग के मिल गए दीदी, वरना परेशान करने वाला अकेला पति भी ना 100 सास के बराबर होता है, और नहीं करने वाली सास भी परेशान नहीं करती। अरे बेटा तूने अपनी पसंद बताई नहीं। आप लोगों का खुद का चैप्टर बंद हो तब मैं कुछ बोलूँ ना। ऑफिस का टाइम हो गया है मम्मी, मैं आकर बात करती हूँ। प्रिया अपने ऑफिस के लंच ब्रेक में अपनी फ्रेंड नेहा से इस बारे में बात करती है। आज मेरे घर पर ना सभी मेरी शादी को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और मौसी कह रही थी कि मुझे कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए जो अकेला रहता हो। हम्म, तेरी मौसी ना एक नंबर लेडी है, एकदम सटीक बात कहती है। वैसे सही तो कहा, प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना लड़की के साथ अकेले नहीं रहना। मैं ऐसे घर में शादी करना चाहती हूँ जहाँ ननद हो, जिठानी हो, सास ससुर हो, प्रॉपर जॉइंट फैमिली यार। एक मिनट, क्या 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 बोल रही है तू? पागल है क्या? पढ़ी लिखकर होकर जॉइंट फैमिली में शादी करने की बात कर रही है तू? टीवी सीरियल देखना बंद कर भाई। ये ससुराल ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और हम आपके हैं कौन जैसा नहीं होता। ससुराल 100 बार मौत के बराबर कष्ट देने वाला सुहागन चुड़ैल की तरह होता है। ऊपर से वो जॉइंट फैमिली का हुआ अगर, तब तो सोचना ही नहीं। और अगर ननद कंवारी है तो उसके लिए रिश्ता ढूंढो। अगर मैरिड है तो शादी के बाद रोज आकर बैठ जाएगी और अपनी माँ के साथ मिलकर तुम्हारी चिगली 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 करेगी। और अगर घर में जिठानी रही ना, तो ससुराल में पहले ही उसका पाँव जमा रहेगा। और अगर देवरानी रही तो 75% तो काम तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तू बड़ी जो है। अरे बहुत कुछ बहन, बहुत कुछ है। अरे तुम लोग मुझे डराओ मत ना यार, तुम्हें पता है ना मुझे अकेला रहना पसंद नहीं है। आई वॉन्ट पीपल टू बी अराउंड मी। तो जब तू पति के साथ रहेगी तो आसपास पड़ोसी भी तो होंगे, दोस्त बना लेना। अरे पर परिवार तो परिवार होता है ना। तो फिर तू कर ले अरेंज मैरिज जॉइंट फैमिली में। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वहाँ जब तेरी सास तुझे टॉर्चर करेगी तो याद रखना, मुझे फ़ोन मत करना। और प्रिया ये बात अपने घर वालों को बताती है, जिसे सुनकर सुरेश तो बड़ा खुश होता है। बिल्कुल सही कहा प्रिया, मेरी बेटी में मेरे ही संस्कार है। अरे भाई, शादी का मतलब होता है घर गृहस्थी संभालना, सास ससुर की सेवा करना। अगर सास ससुर की सेवा ही नहीं की तो क्या पुण्य कमाया। अरे पर दीदी कह रही थी। तुम्हारी बहन तो न जाने कौन सी दुनिया में रहती है, उसकी बात तो तुम मुझसे करो ही मत। हर दूसरे दिन तुम्हारे जीजा जी तुम्हारे दीदी को डिवोर्स पेपर भेज देते हैं। जो औरत अपना घर नहीं संभाल पा रही उसकी सुन रही हो तुम। प्रिया ने जो कहा है वैसा ही होगा। मीडिएटर से बात होगी है मेरी, वो कल 2-4 रिश्ते लेकर आ जाएगा। और अगले दिन में 4-5 लड़कों की तस्वीर आ जाती है। इसमें से प्रिया को मोहित पसंद आता है। मोहित क्वालिफिकेशन से एक सीए था, पर फैमिली बिजनेस में ही था। मोहित की छोटी बहन थी स्नेहा और माँ बाप, छोटा सा परिवार। प्रिया के परिवार वाले मोहित के घर उसे देखने पहुंचते हैं। नहीं नहीं बहन जी, हमारे लिए रसोई के कामों के लिए नौकर नहीं है। हम रसोई को अन्नपूर्णा मानते हैं, इसलिए शुरुआत से ही हमारे घर में खाना बनाने का काम घर की बहू ने ही किया है। अगर बहू की तबीयत ठीक नहीं तो जो भी मेल मेंबर होते हैं वो खाना बना लेते हैं, पर ऐसे में भी काम वालियों को हम भंडार घर जाने नहीं देते हैं। सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं बहन जी, आप लोगों का मानना बिल्कुल सही है। मेरी सास भी ना कुछ ऐसा ही कहा करती थी, पर स्नेहा है ना बहन जी, आप ये मत समझिए कि हम सारा काम सीधा बहू पर डाल देंगे। थर्सडे को तो दुकान बंद रहती है, तो उस दिन तो काम मैं भी कर दूंगा आंटी। वैसे आप शादी के बाद जॉब करना चाहेंगी कि आपको घर संभालना है? मुझे तो घर ही संभालना है, पर नेहा ने बोला था जॉब छोड़ने की बात मत करना। क्या बोलूँ अब? शुरुआत में तो मैं घर को संभालना चाहूँगी,
अपने ससुराल वालों को समझना चाहूँगी और जैसे ही सब एडजस्ट हो जाएगा तो मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी। नो प्रॉब्लम भाभी। और किचन की तो आप फिक्र ही मत करना, खाना बनाने में मैं मास्टर हूँ। बाकी अगर कामों में ज़रूरत पड़ी तो हम काम वाली रख लेंगे। और इसी बात पर ये रिश्ता डन हो जाता है और बहू बनकर प्रिया मोहित के घर आ जाती है। शुरू शुरू में तो सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। प्रिया ज़ोरों शोरों से सुबह उठते ही घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े से लेकर खाना बनाने का काम और सभी को परोसने तक का सारा काम अपने सर ले लेती है। पर कब तक? जिसने अपने मायके में एक प्लेट ना उठाई हो वो ससुराल में इतना सारा काम कितने दिन कर पाती। प्रिया का बेस्ट बहू बनने के लिए इतना काम करना उसी पर भारी पड़ जाता है। एक हफ्ते बाद किचन में काम करते वक्त प्रिया के कमर में जोरों का दर्द उठता है। आए, मेरी कमर इतनी क्यों दुख रही है? लगता है मुझे फीवर हो जाएगा। रसोई में पराठे बनाते बनाते प्रिया बाहर जाकर हॉल में सोफे पर लेट जाती है। अरे मोहित की मम्मी ज़रा देखिए बहू को क्या हुआ है, सही से चल भी नहीं पा रही है वो, आकर हॉल में ही लेट गई सीधा। महेश फौरन सुगंधा के कमरे में जाकर उसे बुला लाता है। अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरी सुनता कौन है? मेरे बोलने से मान जाएगी क्या? मैंने पहले ही कहा था कि बहू एक साथ इतना सारा प्रेशर खुद पर मत ले वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। चलिए मैं चलकर देखती हूँ क्या हुआ है उसे। मम्मी जी लगता है मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। सुबह से मेरा सर भी बहुत चकरा रहा है और ये कमर दर्द, रोटियाँ भी नहीं बना पा रही मैं। अरे तू रसोई वसोई की टेंशन छोड़ और जाकर आराम कर जा। हाँ मैं आराम ही करती हूँ। अगली सुबह प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है पर कमर में दर्द के कारण झाड़ू पोछा लगाने की ताकत अब उसमें नहीं बची थी। वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी मेरी कमर में दर्द है तो झाड़ू पोछा नहीं कर पाऊंगी। किचन भी हमारा ऊपर है तो आधे से ज़्यादा वक्त तो मुझे खड़े ही रहना पड़ता है। ऐसे में बर्तन भी मुझसे नहीं हो पाएंगे। अगर आप कुछ। अरे तेरे कमरे से बाहर आने के पहले ही इस बारे में मैंने सोच लिया था, तू फिक्र मत कर। स्नेहा तू इधर आ, मैं तुम दोनों का काम बांट देती हूँ। बहू जब खाना बनाएगी सब्जियाँ तू काटेगी, आटा मैं लगा दिया करूँगी और झाड़ू पोछा बर्तन तेरी जिम्मेदारी स्नेहा। अरे मम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हो? वैसे तो मेरे एग्ज़ाम है एक हफ्ते बाद, पर कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। आई विल मैनेज? मैं काम करूँगी क्या? कभी नहीं। काम तो लास्ट में आपको ही करना पड़ेगा भाभी जी। 2 दिन तो स्नेहा किसी अच्छी ननद और बेटी की तरह अपनी माँ का दिया हुआ सारा काम करती है, पर तीसरे दिन से मैडम के तेवर बदल जाते हैं। ये क्या भाभी? मम्मी ने मुझे झाड़ू लगाने को बोला है, कारपेट उठाकर झाड़ू लगाकर वापस कारपेट लगाने नहीं बोला था। तो आपको जब पता होता है कि मैं 8 बजे झाड़ू लगाती हूँ तो ये कारपेट वगैरह को हटा दिया करो। और भी तो काम होते हैं मुझे, यही करती रहूँगी क्या मैं? अरे कारपेट को हटाने में कितना ही वक्त लगता है दीदी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं हटा देती हूँ। झाड़ू लगाते लगाते स्नेहा अपने भाई और भाभी के कमरे में जाती है और वहाँ से कचरा निकाल कर बाहर लाती है। बताओ, मतलब फ्री में साफ़ सुथरा घर मिल रहा है तो कहीं भी कचरा फेंक दो। भाभी अगर आपको रात को वेफर्स खाने होते हैं तो कम से कम उनके रैपर्स को तो डस्टबिन में डाल दिया करो या खिड़की से बाहर फेंक दिया करो। फर्श पर गिराने की क्या ज़रूरत है? मुझे बिस्तर के नीचे झाड़ू डाल डाल कर ये कचरा निकालना पड़ा। कल तक तो सब ठीक था, अचानक आज दीदी ऐसे क्यों बात कर रही है? शायद एग्ज़ाम प्रेशर है इसलिए। नाश्ते की तो सारी तैयारियां प्रिया खुद ही कर लेती है, पर दोपहर के वक्त जब वो चावल उबाल रही थी तो सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी अपनी ननद को काटने देती है। सुबह के ड्रामा के बाद भी इनके मुंह पर शर्म नहीं है, सब्जियां लाकर मेरे सामने रख दी। अरे मैं क्यों काटूं भाई? स्नेहा एक ही भिंडी को धीरे धीरे काटती रहती है। कैसा कैसा चाकू है ये? लगता है धार ही ख़त्म हो गई है, अब सब्जी नहीं कटेगी। प्रिया सारा काम कर लेती है पर स्नेहा की एक भी भिंडी नहीं कटती। अरे दीदी आपने अभी तक सब्जियां नहीं काटी, सब्जी बनेगी कैसे? पापा और मोहित भी दुकान से लौटते ही होंगे। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ भाभी। एक तो आपने मुझे बिना धार का चाकू दिया और एक्सपेक्ट कर रही है कि मैं 1 मिनट में सब्जी काट दूँ। अरे सबकी खुद की स्पीड होती है, आपको अगर इतनी जल्दबाजी है तो ये लीजिए, आप खुद काट लीजिए सब्जियाँ। ये कहकर स्नेहा लहराती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अब बारी थी बर्तनों की। नाश्ते और दोपहर के खाने के बाद अब रसोई में बर्तन ही नहीं बचे थे। दोपहर में तो मैंने बर्तन धो धोकर यूज़ कर लिए, पर रात में तो पूरा डिनर बनाना है। दीदी को कह देती हूँ बर्तन धोने के लिए।
प्रिया अपनी ननद को बर्तन धोने के लिए कहती है। वही टिकिया होगी ना किचन में बर्तन धोने के लिए? हाँ टिकिया ही है दीदी, उससे चिकनाई ना अच्छी जाती है। वैसे क्या हुआ, आप ये क्यों पूछ रही हैं? सिर्फ बर्तन की चिकनाई नहीं जाती, हाथों की सॉफ्टनेस भी चली जाती है आपकी उस टिकिया से। देखो, आपकी उस टिकिया के बर्तन धोने के कारण मेरे हाथ कैसे फट गए हैं। लिक्विड डिश वॉशर मंगा दो तो मैं धो दूंगी बर्तन। और हाँ, ग्लव्स भी। एग्ज़ाम के बाद मेरी पढ़ाई ओवर हो जाएगी, फिर घर वाले मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर देंगे। ऐसे फटे हाथ वाली लड़की से फिर शादी करेगा कौन, बताओ तो? मम्मी तो ले देकर मेरे सर पर काम रख कर रख देती है। मुझे काम से प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सुंदरता बिगाड़ लूँ। आपकी तो शादी हो गई है भाभी, कुछ भी 19-20 हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे साथ तो ये नहीं चलेगा ना। और बस स्नेहा हर काम में 100 बहाने देना शुरू कर देती है। कैसा फटा हुआ पोछा दिया है भाभी, ये नहीं कि नया पोछा मंगवा लूँ। हमारे घर में ना कोई फिजूल खर्च नहीं करता, बस एक किचन से रिलेटेड चीज़ों में ही तो पैसे खर्च होते। तो क्यों बचा रही हैं आप इतने पैसे? अरे पोछा नया ही तो है दीदी, इनकी शर्ट से ही बनाया है पिछली रात। वही तो, कभी हाफ पैंट का पोछा कभी शर्ट का, ऐसे नहीं चलता भाभी। भैया तो सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं, ऐसे कपड़े पानी सोखते ही नहीं, फिर फर्श गीला रह जाता है और सभी को यहाँ से वहाँ जाने के लिए वेट करना पड़ता है। और वैसे सॉफ्ट कपड़े से अगर पोछा लगाया ना तो मम्मी को लगता है मुझे पोछा लगाना नहीं आता। अरे पर ये तो कॉटन की शर्ट का पोछा है दीदी। पर है तो नया नया ना, पूछो पानी कहाँ एब्जॉर्ब करेगा। आप वाइपर ला दो मुझे, उससे सफाई अच्छी होती है और बार बार पोछा बदलने का झंझट भी नहीं। ऐसे कपड़े से बैठ बैठ कर पोछा लगाने में मेरी कमर दुखती है, तो वाइपर मंगवा दो तो मैं पोछा लगा दूँ, वरना मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी कमर दुखती है। और आप प्लीज़ ना ये बाल बांध कर रखा करो, फर्श से बाल उठा उठा कर मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया है। मैं तो 24 घंटे बाल बांध कर ही रखती हूँ दीदी, और एक बार ही कॉम करती हूँ, वो भी बाथरूम में। इनके और पापा जी के तो बाल इतने छोटे हैं कि देखते ही पता चल जाएगा कि किस मेल के बाल है। और मम्मी के बाल तो वाइट है। आपने किस तरह के बाल देखे थे? वो मुझे याद नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, आपकी शादी में वो गिफ्ट में आया था ना वैक्यूम क्लीनर, अरे उसे क्यों ऊपर चढ़ा कर रखा है, उतार दो। आपसे मैं वैक्यूम क्लीनर से ही सफाई करूँगी, उससे कोने कोने में सफाई हो पाएगी। वो क्या है ना, झाड़ू नया है तो उसमें से बहुत ज़्यादा भूसा निकलता है, जितनी सफाई नहीं होती उतनी तो गंदगी हो जाती है। फिर एक नया बहाना, अब तो दीदी हद ही करती जा रही है। स्नेहा रोज़ कोई ना कोई बहाना करती अपने काम को टालती रहती, जिससे परेशान होकर प्रिया अपनी सहेली नेहा को याद करती है। आ गए ना होश ठिकाने, पहले ही कहा था मैंने, ये ननद ना किसी की सगी नहीं होती। अरे पर अब क्या करूँ ये बता। मुझे नहीं पता, ये जॉइंट फैमिली का घर तूने चुना है, तू ही समझ। ये कहकर नेहा फ़ोन कट कर देती है। अगली सुबह प्रिया उठकर घर के पर्दे चादर बदलने लगती है, जिसे देखकर स्नेहा हैरान हो जाती है। अब ये आकर मुझे 2 काम बताएंगी, मैं क्यों करूँ भाई लड़के का नाम ले लेकर। काम से बच रही हूँ, पर ये रोज़ कहाँ से नया काम पैदा कर लेती है, मुझे समझ में नहीं आता। कोई स्पेशल ओकेजन है क्या प्रिया, तुम पूरे घर की सफाई कर रही हो? रोज़ तो ऐसे ही सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था, सोचा हमेशा के लिए काम को कम करने के लिए आज ज़रा काम बढ़ा लूँ। क्या मतलब? मतलब कि हमारी स्नेहा दीदी एक लड़के को पसंद करती है, पर उसके बारे में हमें बताने से डरती है। पर दीदी पूरी कोशिश करती है कि खुद को उस लड़के के लिए तैयार रखे, जैसे कि बर्तन ना धोना, कहीं हाथ घिस जाए तो, वो लड़का शादी के लिए मना कर दे तो, झुककर पोछा ना लगाना, कहीं घुटने काले हो गए तो, अरे भाई बात बनती बनती बिगड़ ना जाए। जिस लड़के के कारण दीदी को इतनी टेंशन हो, जिसके लिए मन में इतना प्यार हो, उसे दूर क्यों रखना। इसीलिए मैंने निखिल और उसके घर वालों को यहाँ बुला लिया। शादी की उम्र तो हो ही गई है दीदी की, तो शादी पक्की ही कर लेते हैं। हे भगवान, भाभी ने निखिल को यहाँ बुला लिया। अगर उन्होंने निखिल के सामने मेरी बुराई करती तो नहीं 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 नहीं। निखिल की बात आते ही स्नेहा थर थर काँपने लगती है। पीछे से प्रिया उसके कमरे में जाती है और कहती है, निखिल के घर में तो काम वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी ना दीदी, क्योंकि आपने तो यहाँ काम किया ही नहीं, और जिस तरह आप खुद को किसी कच्चे अंडे की तरह संभाल कर रखती हैं, लगता है निखिल के घर में 4-5 नौकर तो होंगे ही। कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे ही उसके पेरेंट्स आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी, भाई हमारी लड़की तो सिर्फ आराम करती है। आपको कहाँ से मिला निखिल का नंबर? मुझे कहाँ मिला निखिल का नंबर? ये तो कल जब आप अपनी फ्रेंड घर जाने के लिए बहाना बनाकर निकली थी, तो पीछे से निखिल यहाँ आपको ढूंढता ढूंढता आ गया और दरवाजे पर खड़ा होकर बुक और कॉपी के बहाने करने लगा। तब जाकर मुझे पता चला कि आपकी पढ़ाई तो
6 महीने पहले ही पूरी होगी। इस बार एग्ज़ाम है, कॉलेज जाना है, ये सब तो बहाने हैं। निखिल से मिलने के लिए आपने तो उससे कितनी लंबी लंबी फेंक रखी है। 24 घंटे मेरे घर वाले मुझसे काम करवाते हैं। बेचारा कह रहा था, भाभी ज़रा स्नेहा के साथ सॉफ्ट व्यवहार करो ना। तो मैंने कहा, सॉफ्ट व्यवहार आप करो और ले जाओ अपनी दुल्हन को अपने घर, सुबह आ रहा है। ये सुनते ही स्नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसने प्रिया को जितना सीधा समझा था उतनी सीधी प्रिया थी नहीं। मैं सारे काम करने को तैयार हूँ, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी, पर अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ निखिल वाला प्लान कैंसिल करो ना। आप उसे फ़ोन करके बोल दो कि हम लोग कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ भी बोल दो ना भाभी प्लीज़। वो क्या है ना दीदी, मेरे कानों में ना ज़रा दर्द हो रखा है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बाहर जाकर सबको ये ना बता दूं कि 6 महीने से कॉलेज के बहाने आप यहाँ वहाँ मटर गश्ती करती हैं। स्नेहा वहीं प्रिया के पैर पकड़कर रोने लगती है। खाना भी मैं बना दूंगी भाभी, प्लीज़ मुझ पर दया करो, 1 साल दे दो मुझे। उसके बाद आप मुझे काले चोर से भी शादी करने को बोलेंगी तो मैं कर लूँगी। प्लीज़ घर वालों को अभी कुछ मत बताइए। और अगले दिन से प्रिया का ससुराल स्वर्ग बन जाता है। अपनी सगी बहन की तरह अब स्नेहा उसके कामों में हाथ बटाने लगी थी।